मित्रों, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। ये एक पंडित और यमदूत की कहानी है। मित्रों, कहानी को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मित्रों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक बहुत ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रहा था। वह मित्र बचपन से ही गूंगा और पैर से अपाहिज था। मित्र का गांव काफी दूर था। रास्ते में और भी कई छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते में चलता ही जा रहा था कि रास्ते में उसे एक और आदमी मिल गया। वह भी पंडित के साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ, साथ साथ चलने से सफर जल्दी कट जाएगा। चलते चलते पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। दोनों धीरे धीरे साथ में चल ही रहे थे कि रास्ते में एक गांव आया। तो महाकाल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेशा देना है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। पंडित ने कहा, ठीक है। तभी ही गांव में एक खबर फैली कि एक व्यक्ति को भैंसे ने मार दिया है। जैसे ही भैंसे ने उस व्यक्ति को मारा, थोड़ी ही देर में महाकाल आ गया। फिर चलते चलते वह एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचते हैं, जहां एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। ठहरने की व्यवस्था अच्छी लग रही थी। पंडित के मित्र का गांव वहां से दूर था और रात्रि भी होने वाली थी। तो पंडित ने कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चलकर थकान लग रही है और भूख भी लगी है, तो यहीं भोजन करके आराम कर लेते हैं। सुबह आराम से सुबह का सफर करेंगे। महाकाल ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ सामान देना है, तुम खाना खा लो और आराम करो, मैं बाद में आके खा लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया। लेकिन उसके जाते ही थोड़ी ही देर में उस गांव में धुआं उठता दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। पंडित ने आश्चर्य से सोचा, यह महाकाल जहां भी जाता है वहां किसी न किसी तरह की हानि ही हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पंडित ने रात्रि में महाकाल से इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया। सुबह फिर दोनों अपने मंजिल की ओर चलना शुरू कर दिए। कुछ ही दूरी में फिर एक गांव आया। तो महाकाल ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलते जाइए, मैं कुछ दूर में आपसे मिलता हूँ, मुझे इस गांव में भी कुछ जरूरी काम है, तो काम करके मैं आपसे आगे मिल लेता हूँ। यह कहकर महाकाल जाने लगा। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वहीं खड़ा होकर महाकाल को देखता रहा कि अब वह कहाँ जाता है और क्या करता है। तभी बहुत सारे लोगों की आवाज सुनाई देने लगी कि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और वह मर गया है। ठीक उसी समय महाकाल उस पंडित के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं हुआ। उसने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जहां भी जाते हो वहां कोई न कोई हानि हो जाती है, क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? तो महाकाल ने जवाब दिया, पंडित जी, आप तो मुझे बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते थे, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग बहुत अच्छा होता है। परंतु आप अभी तक मुझे समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है, अगर आप अपना युक्त परिचय दे दें तो मुझे आसानी होगी। तो महाकाल ने जवाब दिया, मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। हालांकि पंडित को महाकाल पर शंका थी, फिर भी महाकाल के मुंह से सुनकर पंडित घबरा गया। लेकिन फिर हिम्मत करके पूछा, अगर ऐसी बात है तो तुम सचमुच के हैं यमदूत हो, तो बताओ अगली मृत्यु किसकी है? यमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित सहम सा गया और सोच में पड़ गया कि वास्तव में यह महाकाल यमदूत हुआ तो उसकी बात भी सही होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही न जाऊं, कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। महाकाल ने कहा, तुम जो सोच रहे हो मुझे सब पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होगी। महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका सा लगा, क्योंकि महाकाल ने उसके मन की बातें जान ली थी, जो एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि यह महाकाल सचमुच में यमदूत है, इसलिए वह मित्र की मृत्यु के कारण न बने, इसलिए वह पीछे की ओर मुड़ गया और अपने गांव की ओर जाने लगा।
जैसे ही पंडित मुड़ा, उसका मित्र उसकी ओर तेजी से आता दिखाई दिया, जो पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिख रहा था। अपने मित्र की आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे ही आ रहा है, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और पैर से अपाहिज था। लेकिन जब ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर महाकाल की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाह रहा हो कि क्या हुआ। महाकाल पंडित की बात समझ गया और बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन वह अपाहिज और गूंगा होने के कारण तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी संपूर्ण ताकत लगा दी तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसलिए हृदयाघात के कारण तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई है। क्योंकि तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को लांघ रहा था, इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण तुम ही बने। अब पंडित को सचमुच विश्वास हो गया था कि महाकाल एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है। पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, इसलिए वो ये भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का कोई बस नहीं चलता, सभी जीवों को एक न एक दिन मरना ही होता है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक पंडित के मन में स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई, इसलिए उसने महाकाल से कहा, जब मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से मेरे साथ क्यों चल रहे थे। इस बात पर महाकाल ने उत्तर दिया, मैं तो सबके साथ चलता हूँ और हर क्षण चलता रहता हूँ, किंतु लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के संदर्भ में सोचने का समय ही नहीं होता। तो पंडित ने कहा, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। महाकाल ने कहा, हालांकि किसी सामान्य जीव को यह जानना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी ही होता है, लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति प्रतीत होते हो और अपनी मित्र की मृत्यु को जितनी आसानी से सहन कर लिया, उससे देखकर लगता है तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। तो तुम्हारी मृत्यु आज से 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। सबसे आश्चर्य की बात यह होगी कि तुम स्वयं ही अपनी फांसी को खुशी खुशी स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर महाकाल जाने लगा, क्योंकि महाकाल के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। पंडित भी अपने मित्र का यथाशक्ति कर्मकांड करके अपने गांव चला गया, लेकिन कोई भी व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु की बात जानकर व्यथित हो ही जाता है और मृत्यु से बचने के लिए कुछ न कुछ करता ही है। तो पंडित ने भी किया। क्योंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी ख्याति उसके राज्य के राजा तक थी। तो पंडित ने सोचा, राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री हैं, तो मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। तो पंडित यह सोचते सोचते राजा के पास पहुंच जाता है और राजा को सारी बात बताता है। राजा ने अपने मंत्रियों को यह बात बताई और उसने सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी, लेकिन मृत्यु तब होगी जब वह दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु भी नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी उपयुक्त लगी, तो पंडित को रहने की व्यवस्था महल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता था। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था, ताकि यह न लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे पंडित की मृत्यु का दिन निकट आने लगा और वह भी दिन आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी तो पंडित उस दिन जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से वह रात कट जाए और अगला दिन आ जाए तो मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को स्वयं नींद में चलने की बीमारी थी और वह इस बीमारी के बारे में स्वयं नहीं जानता था। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था और नींद की बीमारी तभी आती है जब नींद ठीक तरह से न हो पा रही हो। तो पंडित उसी रात नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह की पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर उसने अस्तबल के सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े के ऊपर बैठकर रात में ही किसी दूसरे राज्य में चला गया
इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य में राजा के महल में पहुंच गया और उस महल के पहरेदार ने भी नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि के तीसरे पहर होने के कारण नींद में थे। वह सीधे राजा के कक्ष में पहुंच गया जहां राजा रानी सो रहे थे। वहीं पंडित भी जाकर लेट गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल में सोया हुआ देखा, जिससे राजा बहुत क्रोधित हुआ। पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ और वह दूसरे राज्य में कैसे पहुंच गया। लेकिन वहां ये सब सुनने वाला कौन था। राजा ने पंडित को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। उस समय पंडित को दरबार में लाया गया। कुछ समय बाद राजा का दरबार लगा, जहां राजा ने पंडित को देखा और देखते ही इतना क्रोधित हुआ कि पंडित को फांसी पर चढ़ा देने का आदेश दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांप गया। फिर कुछ हिम्मत करके राजा से कहा, महाराज, मैं नहीं जानता कि राजमहल में कैसे पहुंचा। मैं ये भी नहीं जानता कि आपके शयन कक्ष में मैं कैसे पहुंच गया और आपके पहरेदार ने मुझे क्यों नहीं रोका। मैं बस इतना जानता हूं कि मेरी मृत्यु होने वाली थी और हो रही है। राजा को यह बात थोड़ी अटपटी लगी। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? कहना क्या चाहते हो? राजा के इस प्रश्न पर पंडित ने पिछले 6 महीने की कहानी बता दी और कहा, महाराज, मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं है कि वह राजा के कक्ष में रानी के साथ सो जाए। राजा को पंडित की बात पर थोड़ी सत्यता दिखाई दी, परंतु उसने सोचा ये अपनी मृत्यु से बचने के लिए महाकाल और मृत्यु की कहानी बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि महाकाल ने कहा था, तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा, लेकिन अगर झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। क्योंकि पड़ोसी राज्य का राजा उसका मित्र था, तो उसने सैनिकों के हाथों से एक पत्र भेजा जिससे यह पता चल सके कि पंडित की बात सत्य है अथवा नहीं। शाम तक सैनिक लौट आए और बताया, महाराज, पंडित सत्य कह रहा था। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित के रहने के लिए अपने ही महल में व्यवस्था कर रखी थी और पिछले 6 महीने से पंडित राजा का मेहमान था। कल रात इससे शयन कक्ष में मिले थे। इसके बाद पता नहीं यह यहाँ कैसे पहुँच गया, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए राजा के इस बात की जानकारी देने के बाद पंडित को फांसी की सजा देना उचित नहीं है। लेकिन राजा के सामने एक और नई समस्या आ गई, क्योंकि उसने बिना कुछ जाने ही पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए पंडित को फांसी न दी जाए तो राजा का कथन असफल हो जाएगा। अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो पंडित की बिना वजह ही मृत्यु हो जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों को इस बात की चर्चा की। सभी मंत्रियों ने सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दें। इससे आपके कथन का भी मान रह जाएगा और कच्चे धागे से पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को यह सुझाव अच्छा लगा। उसने ऐसा ही आदेश सुना दिया। पंडित के लिए सूत का फांसी का फंदा बनाया गया और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाने जाने लगा। सभी लोग खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा की बात झूठी पड़ेगी। पंडित को भी विश्वास था कि सूत के धागे से उसकी मृत्यु नहीं होगी, इसलिए वह भी खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने को तैयार था, जैसा कि उससे महाकाल ने कहा था। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा भी टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के गले की नस सूत के धागे से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, पंडित को मरते देख रहे थे। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने कमजोर धागे से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना घट चुकी थी, नियति ने अपना कार्य कर दिया था। मित्रों, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हम चाहे जितना भी सावधानियां बरत ले, जितना भी उपाय कर ले, लेकिन हर घटना पहले से तय होती है। इसलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की शक्ति नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन में निर्भय होकर जी सके। और यह बात उस पंडित पर भी लागू होती है। मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर यू।